नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 24 जनवरी 2026 है और क्रिकेट की दुनिया में आप कह सकते हैं एक भूचाल आ गया है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और एक पूरी टीम बांग्लादेश टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई है और उनकी जगह अब स्कॉटलैंड खेलेगा। और ये मतलब सिर्फ एक टीम की अदला बदली नहीं है, इसके पीछे एक महीने का ड्रामा, डिप्लोमेटिक टेंशन्स और नियमों की ऐसी लड़ाई है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। हमारे पास अल जजीरा, हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ जैसे कई स्रोतों से रिपोर्ट्स हैं जो इस पूरी कहानी की परतें खोलती हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि कैसे एक खिलाड़ी का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना एक पूरे देश को वर्ल्ड कप से बाहर करने की वजह बन गया। ये तो कमाल की बात है। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो इस पूरे बवाल की जड़ कहाँ से शुरू हुई? ऐसा लग रहा है कि चिंगारे 2 जनवरी के आसपास लगी थी। बिल्कुल। 2 जनवरी को जब बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन किया तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी भारत में कुछ धार्मिक और राजनीतिक गुटों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। एक मिनट, मतलब ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का गुस्सा नहीं था, ये इससे ज्यादा सीरियस था? कहीं ज्यादा सीरियस। बात सिर्फ सार्वजनिक विरोध तक नहीं रुकी। अगले ही दिन 3 जनवरी को सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने केकेआर को निर्देश दिया। अच्छा, कि वो मुस्तफिजुर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दें, और केकेआर ने वैसा ही किया। ये वो पल था जब ये मामला फैंस के हाथ से निकलकर सीधे क्रिकेट बोर्ड्स की लड़ाई बन गया। अच्छा, तो बीसीसीआई ने खुद दखल दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जाहिर है बांग्लादेश इस पर चुप नहीं बैठा होगा। चुप बैठना तो दूर, उन्होंने तो सीधे जवाबी हमला बोल दिया। 4 जनवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड मतलब बीसीबी को आदेश दिया कि वो आईसीसी से वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग करे। भारत से बाहर? कहाँ? श्रीलंका में। और वजह बताई गई सुरक्षा चिंताएं। वाह, मतलब एक खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने पर सीधा वर्ल्ड कप का वेन्यू बदलने की मांग। ये तो बहुत बड़ा कदम है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, बल्कि एक स्टैंड ले रहे थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। 5 जनवरी को बांग्लादेश ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर ही बैन लगा दिया। सच में? जी, ये क्रिकेट विवाद से बढ़कर अब एक तरह का डिप्लोमेटिक और मीडिया वॉर बन चुका था। तो फिर आईसीसी का क्या रोल रहा है इसमें? वो तो बीच में फंस गए होंगे। एक तरफ मेजबान देश भारत, दूसरी तरफ एक बड़ी टेस्ट खेलने वाली टीम बांग्लादेश। आईसीसी ने पहले तो मामले को शांत करने की कोशिश की। 7 जनवरी को उन्होंने बांग्लादेश की मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी एक स्वतंत्र सुरक्षा टीम ने जांच की है और भारत में टीमों के लिए कोई विश्वसनीय या पुष्ट करने योग्य सुरक्षा खतरा नहीं है। उन्होंने बीसीबी को समझाने की बहुत कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक 3 हफ्तों तक कई वीडियो कॉन्फ्रेंस और पर्सनल मीटिंग्स हुई। उन्हें सुरक्षा योजनाओं का पूरा खाका दिखाया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका रुख और सख्त हो गया। बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल, जिन्हें कई रिपोर्ट्स में भारत विरोधी कट्टरपंथी कहा गया है, ने एक बहुत कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीम राष्ट्रीय गरिमा की कीमत पर भारत में नहीं खेलेगी। राष्ट्रीय गरिमा? जी। इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि ये अब क्रिकेट का मुद्दा रहा ही नहीं, ये पूरी तरह से राजनीति और राष्ट्रीय गौरव का सवाल बन गया था। ये बहुत भारी शब्द है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सही कहा। और आईसीसी के लिए भी चीजें हाथ से निकल रही थीं। टूर्नामेंट की तारीख नजदीक आ रही थी, टिकटें बिक चुकी थी, ब्रॉडकास्टर्स के शेड्यूल तय हो चुके थे। वो और इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए 19 जनवरी को आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया कि या तो हाँ बोलो या ना। बिल्कुल, या तो खेलने की पुष्टि करें या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहें। और इस बीच क्या कोई और देश बांग्लादेश के समर्थन में आया? हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सार्वजनिक रूप से बांग्लादेश का समर्थन किया। लेकिन जब आईसीसी बोर्ड में वोटिंग हुई तो फैसला 14-2 से बांग्लादेश के खिलाफ गया। 14-2 मतलब लगभग पूरा क्रिकेट जगत आईसीसी के साथ खड़ा था। जी। जब 21 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई और बांग्लादेश ने कोई जवाब नहीं दिया तो आईसीसी के पास कोई चारा नहीं बचा और आज 24 जनवरी को उन्होंने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को बाहर कर दिया। तो मामला एकदम फंस गया।
एक तरफ बांग्लादेश कह रहा है हमें खतरा है और दूसरी तरफ आईसीसी कह रहा है सब ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात मेरे दिमाग में अटक रही है और शायद कई सुनने वालों के भी। आईसीसी भारत पाकिस्तान के मैच तो सालों से यूएई जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर करवाता रहा है, तो फिर बांग्लादेश के लिए श्रीलंका में मैच करवाने में इतनी बड़ी क्या दिक्कत थी? ये तो साफ साफ दोहरा मापदंड लगता है। बिल्कुल, और यही सवाल बांग्लादेश ने भी जोर शोर से उठाया। पहली नजर में ये वाकई दोहरा मापदंड जैसा ही लगता है, लेकिन जब हम आईसीसी के नजरिए से इसे देखते हैं तो दोनों मामलों में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क है नीति और अपवाद का। नीति और अपवाद, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। जरूर। देखिए, भारत पाकिस्तान का मामला दशकों पुराने राजनीतिक तनाव का नतीजा है। इसे संभालने के लिए आईसीसी और दोनों बोर्ड्स ने मिलकर एक स्थायी पॉलिसी बनाई है। ये एक पहले से तय बोर्ड अनुमोदित ढांचा है। जब भी टूर्नामेंट का शेड्यूल बनता है तो इस पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। सबको पहले से पता होता है कि अगर ये दोनों टीमें किसी आईसीसी इवेंट में भिड़ेंगी तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है। सही बात। ये सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, तो ये एक तरह से रूल बुक का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। अब बांग्लादेश की मांग को देखिए। ये कोई पहले से तय पॉलिसी नहीं थी। ये टूर्नामेंट से ठीक पहले की गई एक अंतिम समय की एक तरफा एक्सेप्शन की गुजारिश थी। ओके। ये मांग तब आई जब शेड्यूल बन चुका था, टिकटें बिक चुकी थीं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फाइनल हो चुके थे, होटल्स बुक हो चुके थे, मतलब पूरी लॉजिस्टिक्स तैयार थी। मैं समझ रही हूँ। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का मामला स्कूल के नियम जैसा है, जो पहले से तय है कि कुछ खास मौकों पर क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश की मांग ऐसी थी जैसे कोई छात्र परीक्षा के दिन सुबह आकर कहे कि उसे पेपर किसी दूसरे कमरे में अकेले देना है। हाँ। भले ही उसकी वजह जायज हो, पर पूरे सिस्टम को उस एक छात्र के लिए ऐन मौके पर बदलना लगभग नामुमकिन होता है। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। यही आईसीसी का सबसे बड़ा डर था। अगर वो आज बांग्लादेश के लिए अपवाद बना देते तो कल कोई और देश किसी और राजनीतिक तनाव का हवाला देकर वेन्यू बदलने का दबाव बना सकता था। इससे पूरा वर्ल्ड कप एक सौदेबाजी की मेज बनकर रह जाता। टूर्नामेंट की अखंडता, जिसे आईसीसी बार बार कह रहा था, वो यही थी कि एक बार तय हो जाने के बाद नियमों और शेड्यूल को मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता। तो ये भरोसे का संकट ज्यादा था, नियमों का कम। बांग्लादेश को आईसीसी की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं था और आईसीसी को डर था कि अगर वो झुके तो भविष्य में कोई भी देश उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन अखंडता का क्या मतलब है जब टूर्नामेंट की एक बड़ी टीम हिस्सा ही नहीं ले रही है? क्या बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप अधूरा नहीं लगेगा? क्या ये अखंडता पर ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और शायद आईसीसी के अंदर भी इस पर बहस हुई होगी। लेकिन आखिर में उन्होंने ये फैसला किया कि एक टीम के बिना टूर्नामेंट करवाना नियमों को तोड़कर एक गलत मिसाल कायम करने से बेहतर है। उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को शॉर्ट टर्म नुकसान पर तरजीह दी। तो इस पूरे घटनाक्रम का नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश, जो T20 क्रिकेट की एक ताकतवर टीम है, पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। और इसका सीधा फायदा मिला स्कॉटलैंड को। उनके लिए तो लॉटरी लग गई। बिल्कुल, स्कॉटलैंड के लिए ये एक सुनहरा मौका है। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने आईसीसी का आभार भी जताया है और कहा है कि उनकी टीम भारत आने के लिए पूरी तरह तैयार है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी ने सब कुछ बेहद आसान रखा है। अच्छा, कैसे? स्कॉटलैंड अब ग्रुप सी में सीधे बांग्लादेश की जगह लेगा। मतलब वो उन्हीं टीमों, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली के खिलाफ उन्हीं तारीखों पर और उन्हीं मैदानों कोलकाता और मुंबई में खेलेगा। लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ये सबसे आसान समाधान था। तो क्या अब ये मामला शांत हो गया है? सबने इस फैसले को मान लिया है? नहीं, अभी नहीं। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस फैसले से खुश नहीं है। उनके अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है और इसे फिर से दोहरे मापदंड बताया है। मतलब वो अभी भी बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं? सिर्फ साथ ही नहीं दे रहे हैं, उन्होंने एक तरह से भविष्य के लिए चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर भविष्य में कभी पाकिस्तान की सरकार उन्हें भारत में खेलने से रोकती है तो शायद आईसीसी को 22वीं टीम लानी पड़े। 22वीं टीम, ये तो सीधी धमकी है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी हट जाएंगे। मतलब ये विवाद अभी और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये मामला बांग्लादेश आईसीसी विवाद से बढ़कर अब आईसीसी बनाम पीसीबी का रूप ले सकता है। नकवी ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जो आने वाले समय में आईसीसी के लिए सिरदर्द बन सकती है। ये इस कहानी का एक नया चैप्टर खोलता है।
अविश्वसनीय। तो जो कहानी एक खिलाड़ी के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी, वो राजनीतिक तनाव, राष्ट्रीय गरिमा के सवालों, नियमों के टकराव और अब भविष्य की धमकियों तक पहुंच गई है। ये मामला सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे आज के दौर में खेल, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। बांग्लादेश के इस मामले ने भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी और शायद कड़वी मिसाल कायम की है। आईसीसी ने अपनी ताकत तो दिखाई है, लेकिन एक सदस्य देश को नाराज करने की कीमत पर। और ये सिर्फ बोर्ड्स की लड़ाई नहीं है। उन खिलाड़ियों का सोचिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी जो सालों से इस वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, उनका क्या? उनका तो कोई दोष नहीं था, पर उन्हें सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। फैसले कहीं और लिए गए और उसका असर मैदान पर पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों पर हुआ। उनका वर्ल्ड कप खेलने का सपना उनकी सरकार के एक फैसले की वजह से टूट गया। और अंत में एक सवाल जो मुझे परेशान कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा फैसला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और एक सलाहकार के कड़े रुख की वजह से हुआ। तो सवाल ये है कि जब खेल के मैदान पर लिए जाने वाले फैसले राजनीतिक गलियारों में तय होने लगें, तो फिर खेल की अपनी पहचान का क्या होता है? और भविष्य में ऐसे टकरावों को टालने के लिए आईसीसी जैसे संस्थानों को अपनी नियम पुस्तिका को कैसे बदलना पड़ सकता है, ताकि किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए पूरे टूर्नामेंट को हाईजैक न किया जा सके? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।